ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण पाथवे है फॉर दी ऑक्सीडेशन ऑफ दी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को जनरली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में या साइटोसाल में जो है ऑक्सीडाइज होता है, यानी ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोसाल में होती है। ग्लूकोज का एंट्री पॉइंट है, जैसे हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो डाइजेस्ट होता है इनटू द सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है और ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट होता है सेल में और सेल सैप यानी साइटोप्लाज्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। कुछ और भी प्रोसेस है जो ग्लूकोज को जनरेट करती हैं, जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस है या ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, तो ये सब जो है ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं और वाया ग्लाइकोलिसिस ये ऑक्सीडाइज होकर के और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस माना जाता है कि बहुत पुरानी मेटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लिविंग सिस्टम में यानी अधिकतर में है बैक्टीरिया में, एनिमल्स में, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ग्लाइकोलिसिस करीब करीब सब में पाया जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है और 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। 5 स्टेप जो होते हैं शुरू के, यानी 5 रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज या प्रिपरेटरी फेज। इसमें हमको 2 ATP जो है यूज करनी रहती है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगली 5 स्टेप उसको हम यील्डिंग फेज या पे ऑफ फेज भी कहते हैं, जिसमें हमको कुल 4 ATP मिलती है, 4 ATP और 2 NADH यानी रिड्यूसिंग पावर जो है वो मिलता है और इसको जो है हम पे ऑफ फेज कहते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के 2 ATP हम खर्च करते हैं और 4 ATP मिलता है, तो 2 ATP का शुद्ध लाभ ग्लाइकोलिसिस में होता है। ग्लाइकोलिसिस को जो है हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है इम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे। तो ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस की खोज जो है वो बहुत पहले हुई थी, लेकिन करीब 100 साल इसको लग गए, यानी इसके पूरे स्टेप को पता करने के लिए। पूरा स्टेप जो इलुस्ट्रेट हुआ वो 100 साल में कंप्लीट होकर के तब ये 10 स्टेप निकल के सामने आए हैं। कुछ इसी तरह से रिलेटेड पाथवेज जो है बैक्टीरिया वगैरह में भी देखे जाते हैं, जिसको हम ED पाथवे कहते हैं, इम्बेडेन डाउडोरॉफ पाथवे। वो केवल बैक्टीरिया तक ही सीमित है। फिलहाल हम यहाँ पर EMP पाथवे यानी इम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नास पाथवे का स्टेप देखेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस का स्टार्टिंग स्टेप है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का बनना। तो ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन होता है, एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम सारे सेल्स में करीब करीब पाया जाता है। तो ये जो है ATP इसके लिए फास्फेट ग्रुप जो है देता है और वो ट्रांसफ़र होकर के ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। हेक्सोकाइनेज की तरह एक एंजाइम होता है, उसका स्ट्रक्चर डिफर होता है, यानी वो आइसो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज का और उसको हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोकाइनेज जो है ये स्पेसिफिक होता है लीवर के लिए, यानी ये लीवर में ही ज़्यादातर ऑब्जर्व किया गया है और ग्लूकोकाइनेज भी जो है वो स्पेशली ग्लूकोज के लिए होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। तो हेक्सोकाइनेज वाली रिएक्शन यानी ये कन्वर्जन जो है ये इरिवर्सिबल है और हेक्सोकाइनेज रेट लिमिटिंग स्टेप भी है, यानी यहाँ पर हम ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस को जो है रेगुलेट करते हैं। दूसरा स्टेप है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। एंजाइम होता है फास्फोग्लूको आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज एंजाइम जो है ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है और फ्रक्टोज यहाँ पर डायरेक्टली भी इंटर कर सकता है थ्रू द फास्फोरिलेशन प्रोसेस। फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में। एंजाइम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसको हम पेस मेकर ऑफ दी
ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये एलोस्टेरिकली रेगुलेट होता है। तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है, यहाँ पर जो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज है उसको हम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 कहते हैं, और फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो होता है वो फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेट बनाता है, और वो एक तरह से इसके लिए मॉड्यूलेटर का काम यानी एक्टिवेटर का काम करता है फॉर दी फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट के लिए। तो यदि फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेट है तो वो इनिशिएट करेगा इस रिएक्शन को, फ्रक्टोज 6 बाईफास्फेट के बनने को। तो ये रेगुलेटरी पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस का, और ये रिएक्शन भी जो है इरिवर्सिबल होती है। फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट ये 2 बराबर कार्बन में टूटता है एल्डोलेज द्वारा और बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय द आइसोमेरेज, ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज। लेकिन यहाँ पर डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट ये ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है जनरली एडिपोज टिश्यू में, और फाइनली ये बना देता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो यानी डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट जो है ये ग्लिसरॉल 3 फास्फेट के थ्रू कन्वर्ट होकर के और ट्राइग्लिसराइड के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज यहाँ पर जो है NADH यानी रिड्यूसिंग पावर की सिंथेसिस होती है, NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट में। यहाँ पर ATP नहीं लगती, यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, यहाँ पर केवल फास्फेट ग्रुप ऐड होता है। इसके बाद 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरेट में, एंजाइम है फास्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल मिलता है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में, यानी फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट जब सिंथेसिस होता है तो 2 ATP हमारा लगता है। यहाँ पर 2 ATP जनरेट होता है, और ATP की सिंथेसिस जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो प्रोसेस यहाँ पर लागू नहीं होती है। यहाँ पर ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के द्वारा जो है जनरेट होती है। तो 3 फास्फोग्लिसरेट जो है इसमें जो है फास्फेट की शिफ्टिंग हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है 2 फास्फोग्लिसरेट में। एंजाइम होता है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। 2 फास्फोग्लिसरेट जो है ये इनोलेज द्वारा फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है ये हाई एनर्जी कंपाउंड में भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस से -14.7 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसके बाद जो है फास्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज द्वारा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट में कन्वर्ट होते समय इसमें जो है 2 ATP फिर मिलता है, और वो भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के प्रोसेस से मिलता है। तो पायरुवेट काइनेज जो है ये फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र करता है, जितने भी काइनेज एंजाइम्स हैं वो फास्फेट ग्रुप के ट्रांसफ़र में आते हैं, और पायरुवेट जो है फाइनली ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो है बनता है। तो इसके बाद पायरुवेट का जो फेट है वो 2 तरह का है। एक तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म, यानी ये क्रेब्स साइकिल के लिए लिंक बनाता है। तो पायरुवेट जो है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में। डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो क्लस्टर है 3 एंजाइम्स का, और वो उसको कन्वर्ट करके और एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाता है, और एसिटिल कोएंजाइम जो है वो इंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में। दूसरा फेट है एनएरोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, और एंजाइम है लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। तो जो NADH यहाँ पर जनरेट हुआ था एज ए रिड्यूसिंग पावर, वही रिड्यूसिंग पावर इस रिएक्शन में काम आता है, और NADH जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के NAD में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज जो है ये रिक्वायर करता है NADH यानी रिड्यूसिंग पावर, और ये पायरुवेट जो है लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल होती है, लैक्टेट भी जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको हम होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है ग्लाइकोलिसिस जो है सिंपल पाथवे है और पुरानी पाथवे है, और इस तरह से
ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी और इसके लिए रेगुलेटरी पॉइंट जो है वो डिसाइड करते हैं ग्लाइकोलिसिस की रेट को। जैसे फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज हमने बताया कि ये रेट लिमिटिक एंजाइम है, इससे बनता है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट ये ग्लाइकोलिसिस को इनिशिएट करता है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट ये ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में कन्वर्ट होकर के और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। तो मीन्स कि डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट जो है ये ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस में एज ए इंटरमीडिएट काम करता है। एक रेट लिमिटिंग स्टेप ये था ग्लूकोज 6 फास्फेट। यदि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है उस रेट से ग्लाइकोलिसिस नहीं होती है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट की सिंथेसिस ग्लाइकोजेनेसिस में होने लगती है, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस या स्टार्च की सिंथेसिस ग्लूकोज 6 फास्फेट से होने लगती है। तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो लीवर में पाया जाता है वो जनरली इसी में इन्वॉल्व रहता है कि ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन है उसको जो है ग्लाइकोजन में या स्टार्च में कन्वर्ट किया जाए। ग्लाइकोजन जो है एनिमल्स में होता है और स्टार्च जो है प्लांट्स में पाया जाता है। अब इसके रेगुलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है। तो पहला रेगुलेशन है इंसुलिन, मीन्स हार्मोन रेगुलेटेड। इंसुलिन जैसा सबको पता है कि इंसुलिन की पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से। इंसुलिन का काम क्या है, बेसिकली ये देखा गया है कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज की अपटेक को सेल में बढ़ाता है, यानी ग्लूकोज का लेवल ये ब्लड में कम करता है। तो मीन्स कि जो सेल में ऑक्सीडेशन होगा या मेटाबॉलिक पाथवेज होगी ग्लूकोज की वो इंक्रीज होगी। तो खासकर ग्लाइकोलिसिस की वजह से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होता है, तो इंसुलिन जो है ये ग्लाइकोलिसिस की रेट को बढ़ा देगा या ग्लाइकोजेनेसिस की रेट को बढ़ाएगा जिसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो सके। इसी का एंटागोनिस्ट हार्मोन है जिसको हम ग्लूकेगान कहते हैं। ग्लूकेगान जो है ग्लाइकोलिसिस की रेट को घटाएगा जिससे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया यदि है तो इंसुलिन जो है ये ग्लाइकोलिसिस की रेट को बढ़ा देगा। हाइपोग्लाइसीमिया है तो ग्लूकेगान जो है ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस को जो है बढ़ाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस को घटाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए। हेक्सोकाइनेज, जैसा हमने बताया हेक्सोकाइनेज भी जो है एक रेगुलेटरी पॉइंट है और इसका प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फास्फेट इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट का कंसंट्रेशन यदि बढ़ता है तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी कम होने लगती है और ग्लूकोज 6 फास्फेट का कंसंट्रेशन जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर यूटिलाइज होने लगेगा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में, जिससे उसका कंसंट्रेशन जब नॉर्मल हो जाएगा, कम होने लगेगा तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी फिर बढ़ जाएगी। यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो रेगुलेटर है हेक्सोकाइनेज का। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये ATP ADP रेशियो इसको डिपेंड करता है, उसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है। यदि ATP का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी कम रहेगी, यदि ADP की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी बढ़ी रहेगी। तो मीन्स कि दूसरा ये भी देखा गया है कि साइट्रेट, इन विट्रो कंडीशन में साइट्रेट भी यदि प्रेजेंट रहता है, साइट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी कम हो जाती है। पायरुवेट काइनेज भी इरिवर्सिबल रिएक्शन वो शो करता है, लास्ट स्टेप को यानी फास्फिनॉल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। इसकी भी एक्टिविटी जो है डिपेंड करती है पायरुवेट की प्रेजेंस पर। पायरुवेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसकी एक्टिविटी ATP ADP रेशियो पर भी डिपेंड करती है। यदि ATP का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या NADH NAD की रेशियो पर भी डिपेंड करती है, यदि ये रेशियो ज़्यादा है तो पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी अपने आप कम हो जाती है। तो इस तरह से तमाम रेगुलेटरी पॉइंट हैं जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं। डिजीज, सबसे महत्वपूर्ण बीमारी डायबिटीज़ मिलिटस
डायबिटीज़ मिलिटस जो कि इंसुलिन की कमी से होती है, इसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी ग्लाइकोलिसिस स्लो होगी या ग्लूकोज का अपटेक जो है सेल में कम हो जाएगा, तो उसका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा, तो डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं। पायरुवेट काइनेज एंजाइम यदि डिफिशिएंट है तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। यदि कैंसर सेल्स शरीर में प्रेजेंट हैं, मेलिग्नेंसी में या मेलिग्नेंट कैंसर में, पायरुवेट या ग्लाइकोलिसिस का रेट जो है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, यानी 10 गुना तेज होता है इन कैंसर। तो इस तरह से जो है इसकी हम डिजीज मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। यदि ग्लाइकोलिसिस का रेट बढ़ा हुआ है तो ये गंभीर रूप ले सकता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है कुल मिलाकर के 10 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 भागों में बांटा गया है। शुरू के 5 स्टेप जिसमें एनर्जी लगती है और लास्ट के 5 स्टेप जिसमें हमको एटीपी मिलती है। एटीपी जो भी ग्लाइकोलिसिस से मिलेगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म में या साइटोसाल में जो है एटीपी की बायोलॉजिकल सिंथेसिस नहीं होती है, उसकी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो यहाँ पर जो भी एटीपी हमको ग्लाइकोलिसिस में मिल रही है ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से मिलती है। 4 एटीपी मिलती है, 2 एटीपी लगती है, तो 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है और 2 एनएडीएच यानी 2 रिड्यूसिंग पावर भी हमको ग्लाइकोलिसिस से मिलते हैं। ग्लाइकोलिसिस कई तरह से रेगुलेट किया जाता है। कैंसर में ग्लाइकोलिसिस का रेट 10 गुना ज़्यादा होता है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। पायरुवेट एरोबिक ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल को एंजाइम में बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। क्लस्टर ऑफ द एंजाइम से 3 एंजाइम्स इसमें होते हैं और वो तीनों एंजाइम कुल मिला करके पायरुवेट को एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से फिर साइट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हो जाती है।